स्टार्ट करें या वेट करना है? ठीक है, स्क्रीन देख पा रहे हैं सब? स्क्रीन दिख रही है? आज स्टार्ट करते हैं प्रोसेस स्टेट। ये प्रोसेस स्टेट थोड़ा ब्रीफ में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रोसेस स्टेट क्या होता है? जो भी टास्क आते हैं सीपीयू के पास, जो भी उसको कमांड मिलता है एज ए इनपुट, कैसे वो परफॉर्म करेगा, क्या वो स्टेप्स फॉलो करेगा, किस तरह से, कहाँ कहाँ वेटिंग टाइम उसका लगेगा, क्या इश्यूज आ सकते हैं किसी टास्क को या प्रोसेस को कंप्लीट करने में, तो उसके बारे में ये डायग्राम देखिए। इसमें यहाँ कंसिडर कीजिए न्यू टास्क एक आया है, ठीक है। न्यू प्रोसेसिंग किया है, एक टास्क दिया है इसको। सबसे पहले वो रेडी स्टेट में जाएगा। रेडी स्टेट में वो ऑन होगा, स्टार्ट होगा, कमेंस करेगा। अब इसके पास सबसे पहले या तो ये स्केड्यूल हो जाएगा, स्केड्यूल यानी इसका एक टाइमिंग सेट हो जाएगा इसको आगे फर्दर रन करने के लिए, या इसे डिस्पैच कर देंगे डायरेक्टली रन पे। स्केड्यूल तो तब कि अगर टाइमिंग अभी अवेलेबल नहीं है तो कुछ टाइम बाद इसको रन करेंगे तो स्केड्यूल कर दिया, और डिस्पैच डायरेक्टली इसको रन करने के लिए भेज देंगे। रन में जाने के बाद कोई भी प्रोसेस अगर प्रायोरिटी टाइम है, प्रायोरिटी है उस टास्क की, लीस्ट है, हाईएस्ट है, उस पर डिपेंड करता है वो टास्क। टाइम क्वांटम टाइम कितना लेगा, वो कितना कंज्यूम करेगा। अगर ये रिक्वायरमेंट आ रही है किसी पर्टिकुलर टास्क में कि हम चाहते हैं इससे पहले दूसरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, तो हम उसको वापस रेडी स्टेट में भेजते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कंप्लीशन होके टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट यानी बंद हो जाएगा ख़त्म होने के बाद, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या होती है कि हमें उससे इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट चाहिए। कैसी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट? कि जो प्रोसेस आया है उसको आगे फर्दर प्रोसीड करने के लिए इनपुट से या आउटपुट से कुछ रिक्वेस्ट चाहिए, कुछ फंक्शनैलिटी चाहिए। जैसे अगर हम किसी लॉगिन पेज पे क्लिक करते हैं तो लॉगिन होने के लिए वो यूज़र से एज अ इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट लॉगिन क्रेडेंशियल्स मांगता है। जब तक हम लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंटर नहीं करेंगे वो वहाँ वेट रहेगा, ब्लॉक स्टेट में रहेगा, बंद रहेगा, वहीं स्टॉप रहेगा, रुका हुआ रहेगा, पॉज रहेगा। और जैसे ही आप इनपुट आउटपुट अपना दे देते हैं यानी लॉगिन क्रेडेंशियल्स दे देते हैं आगे, तो फर्दर वापस रेडी स्टेट में जाके डिस्पैच हो जाता है रन के। अब वेट और ब्लॉक स्टेट में जाने के बाद भी या तो ये सस्पेंड हो जाएगा, सस्पेंड यानी बंद हो जाएगा काफ़ी टाइम तक अगर ये ऑन रहा।
सस्पेंड होने पे ये सस्पेंड वेट टाइम में चला जाएगा। सस्पेंड वेट टाइम में जाने के बाद कुछ टाइम रहने के बाद जब इसका टर्न आएगा, जब इसका टर्न लगेगा प्रोसेस का, तो रेज्यूम होके वापस वेट ब्लॉक स्टेट में जाएगा और इनपुट आउटपुट कंप्लीशन के बाद रेडी हो जाएगा। अगर नहीं होता है रेज्यूम, सस्पेंडेड रहता है वेट टाइम में, तो या तो ये सस्पेंड होने जाएगा इस टाइम या रेडी होने जाएगा। वहाँ से अगर सस्पेंड होता है, वहाँ से रिज्यूम होकर रेडी स्टेट में जाएगा, और रेडी स्टेट में भी अगर इसको सस्पेंड कर देते हैं, बंद कर देते हैं, कैंसिल आउट फाइनल, तो ये वापस सस्पेंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वहीं पर रिक्वेस्ट यहाँ पर डाउन हो जाती है। डायग्राम से देख लिया, थोड़ा एक एक पॉइंट देखते हैं। कोई भी प्रोसेस उसकी क्रिएशन से कंप्लीशन तक, यानी न्यू टास्क या न्यू प्रोसेस से टर्मिनेशन तक वेरियस स्टेट्स तक फॉलो करता है, पास होते हुए। इसमें 5 स्टेट्स होते हैं मिनिमम, और इन स्टेट्स के कोई नाम स्टैंडर्डाइज नहीं है, फिर भी ये कोई भी प्रोसेस किसी एक स्टेट में एग्जीक्यूशन कर सकता है, किसी भी एक स्टेट्स के अंदर एग्जीक्यूशन का हो सकता है। अब सबसे पहला हमारा है प्रोसेस स्टेट न्यू। न्यू के अंदर क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम है जो पिकअप होना है, स्टार्ट होना है, आया है अभी स्टार्टिंग पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से मेन मेमोरी में जाएगा, उसको हम कहते हैं न्यू प्रोसेस। कोई भी नया टास्क, नया प्रोसेस आया है तो वो न्यू स्टेट में प्रेजेंट होगा सबसे पहले, फर्स्ट। फिर एक स्टेट होता है रेडी। जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट किया जाता है तो वो डायरेक्टली रेडी स्टेट में एंटर करता है न्यू के बाद। न्यू के बाद मैं देखा न्यू से डायरेक्ट रेडी स्टेट में ही जाएगा, उससे पहले और कहीं नहीं जा सकता। रेडी स्टेट में आने के बाद कि CPU को उसके लिए प्रोसेस असाइन करने तक के लिए वेट करता है, वेट करता है स्केड्यूल होने के लिए, डिस्पैच होने के लिए। अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम न्यू प्रोसेस पिक करता है आपकी सेकेंडरी मेमोरी से, और उन सबको एक साथ मेन मेमोरी में एंटर कर देता है, डायरेक्ट कर देता है। जो भी प्रोसेसेस एग्जीक्यूशन के लिए रेडी रहते हैं और जो मेन मेमोरी में रिसाइडेड हैं, प्रेजेंट हैं, उन्हें हम कहते हैं रेडी स्टेट प्रोसेसेस। रेडी स्टेट के अंदर और भी प्रोसेसेस प्रेजेंट हो सकते हैं। जो भी टास्क या प्रोसेस नए आते हैं वो रेडी स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर आते हैं रनिंग स्टेट। जितने भी प्रोसेसेस रेडी स्टेट में अवेलेबल हैं, उनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करेगा उनके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बेसिस। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैसे, इसका टाइम बेसिस का अलॉट कर रखा है। ये वाला प्रोसेस या टास्क पहले आया था तो इसको पहले हम परफॉर्म करेंगे, ये वाला सेकंड आया था तो इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे। इस तरह से शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज़ करके वो चूज़ करता है जितने भी प्रोसेसेस वहाँ अवेलेबल रहते हैं। हमारे सिस्टम में एक ही CPU होता है, तो जितने भी रनिंग प्रोसेसेस हैं उनका सबका पर्टिकुलर टाइम चूज़ होने का एक ही रहेगा, एक बार में एक ही कर सकते हैं। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं सिस्टम में, तो हम n नंबर ऑफ प्रोसेसेस एक साथ रन कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता। एक ही CPU है तो एक बार में एक ही प्रोसेस रन कर पाते हैं एक टाइम में। फिर है ब्लॉक और वेट स्टेट। अब रनिंग स्टेट से कोई भी प्रोसेस
ब्लॉक या वेट स्टेट में जाके एंटर करता है, वहाँ पे उसकी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम के ऊपर वो डिपेंड होता है, ब्लॉक या वेट टाइम में उसको कितना टाइम वेट करना पड़ेगा, या उसके बिहेवियर के ऊपर और प्रायोरिटी के ऊपर भी। प्रायोरिटी अगर ज़्यादा रहेगी कोई भी प्रोसेस जल्दी क्लियर आउट हो जाएगा, आगे डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं होता है तो वो वेट टाइम में या ब्लॉक स्टेट में बैठा रहेगा। जब भी कोई प्रोसेस किसी सर्टन रिसोर्स के लिए वेट करता है कि उसको असाइन हो एक रिसोर्स या कोई इनपुट मिले यूज़र से, ताकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको आगे मूव करवा सके प्रोसेस को, और जब तक उसे इनपुट या कुछ नहीं मिलेगा यूज़र से तब तक वो ब्लॉक स्टेट में रहेगा, उसको कुछ असाइन नहीं करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम आगे सीपीयू में प्रोसेस मूव करने के लिए। रहता है कंप्लीशन या टर्मिनेशन। जब भी कोई प्रोसेस फिनिश हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, तो वो अब टर्मिनेशन स्टेट में रहता है। टर्मिनेशन स्टेट क्या आपकी होती है, आपने प्रोसेस रन कर लिया, रन करने के बाद उसको एंड होना भी ज़रूरी है, वो एंड होगा फिर दूसरा प्रोसेस रन करेगा, तो इसलिए कंप्लीशन होने के बाद कोई भी प्रोसेस टर्मिनेशन स्टेट में टर्मिनेट हो जाता है। जो भी कॉन्टेक्स्ट प्रोसेस के अवेलेबल थे वो सब डिलीट हो जाएंगे प्रोसेस से, और इस प्रोसेस को कम्प्लीटली टर्मिनेट कर दिया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम से। फिर नेक्स्ट स्टेट आता है सस्पेंड रेडी। कोई भी प्रोसेस रेडी स्टेट में हो उसे हम सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में मूव करते हैं, और ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस की कमी होती है मेन मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में। इसको हम कहते हैं सस्पेंड या रेडी स्टेट। अगर हमें रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं फर्दर एक प्रोसेस को रन करने के लिए, आगे कंप्लीशन स्टेट में एग्जीक्यूशन करवाने के लिए, तो वो आपका सस्पेंड रेडी स्टेट में लाई करेगा। आपको एक ईमेल आया, अगर आपकी मेन मेमोरी फुल है और एक हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आता है एग्जीक्यूशन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को मेन मेमोरी में डायरेक्टली भेज देगा, और जो लोअर प्रायोरिटी वाले प्रोसेसेस रहेंगे उनको वापस से सेकेंडरी मेमोरी में भेज देगा। और इससे सस्पेंड रेडी प्रोसेस जो आपका रहेगा सेकेंडरी मेमोरी में वेट करता रहेगा जब तक उसे मेन मेमोरी से रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो जाते फिर से। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी का यही एक इशू रहता है किसी भी प्रोसेस को रन करने या एग्जीक्यूट करने में। रहता है सस्पेंड वेट। किसी भी प्रोसेस को रेडी क्यू से रिमूव करने की जगह उस प्रोसेस को ब्लॉक्ड प्रोसेस में मूव कर दिया जाता है। सॉरी, उस ब्लॉक्ड प्रोसेस को ही रिमूव कर दिया जाता है, जिससे ये मेन मेमोरी से रिसोर्सेज के लिए वेट करता है। अब ये ऑलरेडी अपने सस्पेंड रेडी स्टेट में रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहा था कि इसको रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। अवेलेबल हो जाने के बाद ये सेकेंडरी मेमोरी से रूम बना के आगे हायर प्रायोरिटी प्रोसेसेस में जाएगा, क्योंकि अब नेक्स्ट प्रोसेस का रहेगा प्रायोरिटी पे, और मेन मेमोरी से रिसोर्सेज मिलने पे ही आगे उसको एग्जीक्यूट कर सके। जो ये प्रोसेसेस वेट करते हैं सस्पेंड टाइम में, इनके एग्जीक्यूशन को कंप्लीट होने के लिए एक जैसे इनको मेन मेमोरी से अवेलेबिलिटी मिल जाती है तो उनका वेट टाइम फिनिश हो जाता है और वो रन होने के बाद एग्जीक्यूशन करते हैं और फिर टर्मिनेशन में चले जाते हैं। किसी भी प्रोसेस में ऑपरेशंस क्या रहते हैं? क्रिएशन। सबसे पहले क्रिएशन क्या होता है?
पा रहे हैं सभी? क्या होता है क्रिएशन, क्या होता है? प्रोसेस को स्टार्ट करना शुरू करेंगे क्रिएशन। क्या क्या कहलाता है क्रिएशन? किसे कहते हैं? क्रिएशन क्या होता है? मेन बेसिक वर्ड पूछ रहा हूँ, क्रिएशन का मतलब क्या होता है? बनाना, क्रिएट करना। तो अब क्रिएशन में क्या होता है? कोई भी प्रोसेस है, आपको वो रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, कुछ भी कमांड टास्क आपने दिया तो कंप्यूटर के लिए वो प्रोसेस है। अगर आप क्लिक कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए आप कमांड दे रहे हो, तो कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए भी आपने एक प्रोसेस क्रिएट किया ना। हम कुछ भी ओपन करते हैं, देखते हैं, तो एक प्रोसेस क्रिएट करते हैं अपने आप से। जब वो प्रोसेस क्रिएट होता है तभी वो एग्जीक्यूट होकर आपको सामने नज़र आता है। कई बार देखते हैं ना हम, बहुत वेटिंग टाइम हो जाता है, हम कहते हैं हमारा सिस्टम बहुत लैग कर रहा है। क्रिएशन तो हो जाता है पर वो फिर बाकी सस्पेंड स्टेट में, रिज्यूम स्टेट में, यहाँ डिफरेंट प्रोसेसिंग स्टेट्स में वेट कर रहा होता है कि उससे पहले वाले जो प्रोसेसेस हैं वो एग्जीक्यूट हो जाए। अब क्रिएशन में क्या है, जैसे ही कोई प्रोसेस क्रिएट होता है वो रेडी क्यू में यानी मेन मेमोरी में जाने के लिए तैयार हो जाता है, और मेन मेमोरी में जाने के बाद रिसोर्सेज मिलते ही वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाता है। स्केड्यूलिंग, जितने भी प्रोसेसेस रेडी क्यू में प्रेजेंट रहते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक एक करके उनको चूज़ करता है प्रोसेसेस को उनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए। और स्केड्यूलिंग क्या होता है, जो भी प्रोसेसेस हैं, अब जैसे रेडी क्यू के अंदर आपके पास 10 प्रोसेसेस ऑलरेडी पड़े हैं, अब मैं एक बार में एक ही एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो स्केड्यूलिंग में क्या होगा, उनकी नंबरिंग तय हो जाएगी, या एक क्यू में उनको सेटल डाउन कर देंगे कि अब इसका नंबर आएगा, नेक्स्ट इसका नंबर आएगा, थर्ड इसका नंबर आएगा। तो वो जो हम नंबर डिसाइड करते हैं क्यू में उनको एंट्री के लिए, वो आपकी कहलाती है स्केड्यूलिंग। रहता है एग्जीक्यूशन। अब एक बार कोई भी प्रोसेस शेड्यूल हो गया एग्जीक्यूशन के लिए, तो प्रोसेस एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। अब प्रोसेस ब्लॉक्ड या वेट स्टेट में भी जा सकता है एग्जीक्यूशन के दौरान। अब वो कब होगा, जब एग्जीक्यूशन प्रोग्राम किसी दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट कर दे। आपका एक प्रोसेस आ गया था एग्जीक्यूशन के लिए, पर वो आपने ब्लॉक या वेट स्टेट में चला गया। क्यों? क्योंकि उसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एक प्रोसेस एंटर कर गया। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है तो जो करंट था वो लो प्रायोरिटी पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को ये एग्जीक्यूट कर देता है। नेक्स्ट आता है डिलीशन और किलिंग। डिलीशन या किलिंग एक ही चीज़ है, रिमूव कर देना, किल कर देना प्रोसेस को। कोई भी प्रोसेस जब उसका पर्पस कंप्लीट हो जाता है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को किल कर देता है, बंद कर देता है। क्योंकि अगर वो प्रोसेस बंद हो जाएगी तो फिर बाकी प्रोसेस अपना काम एग्जीक्यूशन प्रॉपरली कर सके। किसी भी प्रोसेस का कंटेंट डिलीट हो जाता है एग्जीक्यूशन के बाद, और वो टर्मिनेट हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। ये क्लियर है चारों पॉइंट्स? ये चारों पॉइंट्स क्लियर है? बिल्कुल।
अब इनपुट आउटपुट चैनल्स और उनके channels। इनपुट आउटपुट चैनल से क्या सिग्निफाई होता है उसका? क्या होता है कि इनपुट आपको आउटपुट सिर्फ चैनल? 2 मिनट में कॉल करना है, 2 मिनट में कॉल करना है, 2 मिनट में कॉल करना है। बताओ क्या होता है इनपुट आउटपुट चैनल? मुख्य जैसे इनपुट आउटपुट चैनल स्टेट, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, इन सब की बात करें। इनपुट आउटपुट चैनल होते क्या है? बताएगा कोई? देखो, इनपुट आउटपुट चैनल बेसिकली आप जो इनपुट दे रहे हैं या आउटपुट आपको मिलेगा, एक इंस्ट्रक्शन, तो एक वो चैनल ही क्रिएटेड है ना। हम देखते हैं हमारा कोई भी टास्क इनपुट हम देते हैं, प्रोसेसर से जाता है, मेन मेमोरी में जाता है, सेकेंडरी में जाता है, या सेकेंडरी से मेन में जाता है मेमोरी में, फिर वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है और फिर आपको ऐसा आउटपुट मिलता है। तो चैनल तो सेम रहता है ना उसका। जो भी आपके इनपुट आउटपुट चैनल में उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी होती है। स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स यूज़ करके इनपुट आउटपुट चैनल में, और ये आपके जो भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं उनको कंप्लीट कंट्रोल ओवर करता है। कोई भी प्रोसेसर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को अकेले या अपने हिसाब से एग्जीक्यूट नहीं करता है। कोई भी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन अगर आता है प्रोसेसर के पास, तो उसको इनपुट आउटपुट या तो इनपुट ले या आउटपुट ले किसी से, वो इंस्ट्रक्शन इसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है इनपुट आउटपुट चैनल पे मेन मेमोरी तक, ताकि अगर कुछ इनपुट की रिक्वायरमेंट है तो वो उसे मिल सके। वो मिलने के बाद फिर वो उसको एग्जीक्यूट करता है। इसके लिए क्या प्रोग्राम रहते हैं? डिवाइस या डिवाइसेस, एरिया या मेमोरी एरियाज, प्रायोरिटी, एरर कंडीशन एक्शंस, ये सब रहते हैं। इसके 2 टाइप होते हैं इसके, सिलेक्टर चैनल और मल्टीप्लेक्सर चैनल। सिलेक्टर चैनल में क्या होता है? जो भी आपके हाई स्पीड डिवाइसेस होते हैं, सिलेक्टर चैनल उसको कंट्रोल करता है। ये डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किसी एक डिवाइस में डेडिकेटेड रहता है, उस डिवाइस में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। अब हाई स्पीड डिवाइस को कंट्रोल करता है मल्टीपल हाई स्पीड डिवाइसेस को। तो इन डिवाइसेस में अगर कोई डेटा ट्रांसफ़र होना है तो ये उसके लिए डेडिकेटेड बनाया गया है। सिलेक्टर चैनल में जितने भी डिवाइस हैं, ये या तो कंट्रोलर या इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की हेल्प से हैंडल किए जाते हैं। अब कैसे करता है ये देखिए, कंट्रोल कैसे करता है इनको। सिलेक्टर चैनल में डेटा और एड्रेस चैनल आता है मेन मेमोरी तक, मेन मेमोरी पे जाता है, और कंट्रोल सिग्नल्स जाते हैं सीपीयू पे। अगर आप इनपुट आउटपुट कंट्रोलर इसको यहाँ कंट्रोल करेगा और उसको नेक्स्ट आगे डिवाइड कर देगा, या कंट्रोल उसको हैंडल आउट करके जिसके पास ट्रांसफ़र करना है वहाँ डायरेक्ट कर देता है। फिर दूसरा आता है मल्टीप्लेक्सर चैनल। मल्टीप्लेक्सर चैनल आपका एक डीएमए कंट्रोलर की तरह रहता है, डेटा मैनेजमेंट, जो आपकी मल्टीपल डिवाइसेस को सेम टाइम पे हैंडल कर सकता है। सिलेक्टर चैनल में तो हाई स्पीड डिवाइसेस को कंट्रोल करना होता है मल्टीपल। अब
यहाँ पे आपकी स्लो स्पीड, नॉर्मल स्पीड, एवरेज स्पीड, जितने भी डिवाइसेस हैं उनकी कोई भी स्पीड हो, ये उन सबको एक साथ मल्टीपल डिवाइसेस को सेम टाइम पे हैंडल करता है। ये जो आपके ट्रांसफर्स हो रहे हैं डिवाइसेस में, उनको ब्लॉक भी कर सकता है, रोक भी सकता है। दो टाइप के मल्टीप्लेक्सर यूज होते हैं इस चैनल में, बाइट मल्टीप्लेक्सर और ब्लॉक मल्टीप्लेक्सर। बाइट मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? ये लो स्पीड डिवाइसेस के लिए यूज होता है। ये कैरेक्टर्स ट्रांसमिट या एक्सेप्ट करता है इन डिवाइसेस में, और सेवरल या कुछ डिवाइसेस से ये बाइट्स फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट करता है। और ब्लॉक मल्टीप्लेक्सर क्या करता है? ये आपके ट्रांसमिट को या तो एक्सेप्ट करेगा या आपके ट्रांसमिट कैरेक्टर्स को जो ट्रांसमिटर है उनको ब्लॉक कर देगा। और ये कुछ डिवाइसेस से जिनमें ब्लॉक कैरेक्टर्स को या एक्सेप्टेंस नहीं देनी है, उनको ब्लॉक करने में बाइट्स फॉर्म में यूज़ करता है, बाइट्स यूज़ करता है इसके लिए। और ये हाई स्पीड डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है। तो स्लो स्पीड डिवाइसेस के, लो स्पीड डिवाइसेस के लिए तो आपका आ गया बाइट मल्टीप्लेक्सर, और हाई स्पीड डिवाइसेस के लिए आ गया ब्लॉक मल्टीप्लेक्सर। मेमोरी हायरार्की हम पहले भी कर चुके हैं। डिज़ाइन क्या होता है? सीपीयू से रजिस्टर्स में कैश मेमोरी में जाता है। मेन मेमोरी से मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज, आपका एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कर सकते हैं, और मैग्नेटिक डिस्क में जाता है। इस तरह से कोई भी प्रोसेस आने पे कौन से स्टेट्स को फॉलो करता है उसको परफॉर्म करने के लिए, ये आपको ऑलरेडी सबको पता है ना? ये पता है, फिर से बताओ। ये वाली चीज़ पता है, दोबारा से बताऊँ? वही बेसिक इस दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी कह दो, या इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी में आपके डिस्क, स्टोरेज डिवाइसेस, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस ये सब आ जाते हैं। और मेन मेमोरी में आपकी रैम, मेन मेमोरी से कहते हैं कैश मेमोरी से रजिस्टर्स ये आ जाते हैं। कैपेसिटी वही होती है कि कितनी कैपेसिटी, अगर 8 GB की रैम है तो उसकी कैपेसिटी बताती है, वॉल्यूम बताती है कि कितना डेटा स्टोर कर सकती है, क्या प्रोसेस स्पीड ये दे सकती है। कैपेसिटी होती है ना, लेवल 1 पे हमारी, L1 पे कैश मेमोरी की बात कर रहे हैं, L1 पे हमारी कैपेसिटी कम थी, लेवल 2 में थोड़ी बढ़ गई, और लेवल 3 में कैपेसिटी सबसे ज़्यादा रहती है कैश मेमोरी की। एक्सेस टाइम होता है कि टाइम इंटरवल जिसके बीच में रीड या राइट रिक्वेस्ट और डेटा अवेलेबिलिटी हो सकती है, वो टाइम इंटरवल जैसे जैसे हम मूव करते हैं ऊपर हायरार्की में, तो एक्सेस टाइम बढ़ता जाता है। परफॉर्मेंस, जब पहले कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन किया गया था बिना मेमोरी हार्ड डिज़ाइन के, तो जो स्पीड गैप्स थे, गैप थे स्पीड के बीच में, इस सिस्टम को रन करवाने में बहुत लैग खाता था। स्पीड गैप इंक्रीज हो गए थे। सीपीयू रजिस्टर से मेन मेमोरी तक जाने में बहुत लार्ज डिफरेंस फेस करना पड़ता था कंप्यूटर्स को। इससे एक्सेस टाइम भी आपका इफेक्ट होता था, बहुत कम एक्सेस टाइम मिलता था, जब देखने तो बहुत एक्स्ट्रा टाइम लगने लगता था। इस वजह से उन सिस्टम्स की परफॉर्मेंस भी डिग्रेड हो जाती थी, और इसलिए इन्हेंसमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी आज के कंप्यूटर्स में। और ये इन्हेंसमेंट कैसे बना? मेन मेमोरी हायरार्की डिज़ाइन बनाने के बाद इससे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हुई, और एक्सेस टाइम भी ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करने लगा।
जैसे जैसे हम हायर की में ऊपर बढ़ते जाते हैं हमारा कॉस्ट पर बिट बढ़ता जाता है, यानी आपकी इंटरनल मेमोरी ज़्यादा कॉस्टली होती है देन एक्सटर्नल मेमोरी। ट्रू है, यही होता है। और माइक्रो प्रोग्रामिंग किसी ने सुना है इससे पहले? माइक्रो प्रोग्रामिंग किसी ने नहीं सुना? माइक्रो प्रोग्रामिंग क्या होता है? ठीक है, माइक्रो प्रोग्रामिंग एक तरह का प्रोसेस है जो आप माइक्रो कोड्स में लिखते हैं किसी माइक्रो प्रोसेसर के लिए। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? अच्छा, प्रोसेसर क्या होता है ये बताओ, प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर हम देख सकते हैं हमारे मदरबोर्ड के ऊपर चिप रहती है, तो प्रोसेसर हम देख सकते हैं। प्रोसेसर के अंदर टाइनी टाइनी छोटे छोटे चिप्स और होती हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। अब वो सारे माइक्रो प्रोसेसर मिलके प्रोसेसर का काम करते हैं। तो उन प्रोसेसर के अंदर छोटे 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 होते हैं माइक्रो प्रोसेसर, उनके अंदर माइक्रो कोड्स लिखे जाते हैं। वो माइक्रो कोड्स जो उनके अंदर इंस्टॉल्ड रहते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर को इनहेंसमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि कोई भी प्रोग्राम वो प्रोसेसर तक इजीली पहुंचा सके। माइक्रो कोड जो आपकी होती है लो लेवल कोड होता है जो डिफाइन करता है कि कैसे आपका माइक्रो प्रोसेसर फंक्शन करेगा जब भी उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस में। अच्छा, किसी ने कभी लॉजिक डिवाइस देखी है? लॉजिक डिवाइस जो एंड और नॉर ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, किसी ने देखी है कभी? नहीं देखी। अच्छा, आपने वेंडिंग मशीन तो देखी होगी। वेंडिंग मशीन क्या होती है? जिसके अंदर आप एक कॉइन डालते हैं या नोट करेंसी डालते हैं कुछ भी, और फिर आप वेंडिंग एयरपोर्ट्स पे ज़्यादातर लगी दिखी मिलती है, नहीं तो मॉल्स में मिलती है। उस वेंडिंग मशीन में डालने के बाद आपको जो भी आइटम चाहिए होता है वो आपके पास नीचे पॉप आउट हो जाता है। अब वेंडिंग मशीन आप आपके अगर मेट्रो में आपने कभी सफ़र किया है तो मेट्रो जो टोकन्स मिलते हैं, मेट्रो टोकन्स जिसको आप टिकट कहते हैं टोकन, वो भी वेंडिंग मशीन के थ्रू ही मिलते हैं। देखा है किसी ने कभी? किसी ने भी देखा है? टीवी में देखा है। जो दिल्ली हरियाणा साइड मेट्रो में ट्रैवल करते हैं उन्होंने तो रोज़ देखा होगा ही। तो उसके वेंडिंग मशीन के अंदर ही माइक्रो प्रोसेसर्स प्रेजेंट रहते हैं। वो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है, वो कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं जिससे हम कोई अपना काम परफॉर्म कर सकें पर्सनल वाला, जो हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं वो वाला काम परफॉर्म कर रखें, नहीं है। उसके पीछे क्या है? उसके अंदर माइक्रो कोड्स वाले माइक्रो प्रोसेसर अवेलेबल है। उसमें क्या नोटिस गिवन है कि अगर कोई यूज़र ये ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा है तो उसको ये वाला टोकन दिया जाए या ये वाला आइटम दिया जाए, यही होता है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने अगर कोई 50 रुपये का आइटम सिलेक्ट किया है तो आपको वो 25 रुपये का आइटम दे देगा या 100 रुपये का आइटम दे देगा। कभी ऐसा होता है? होता है क्या कभी ऐसा? बहुत रेयरली कभी सुना होगा कि ऐसा हुआ हो, बाकी डेली बेसिस पे ऐसा नहीं होता है।
क्योंकि टिपिकली क्या रहता है, एक मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन ट्रांसलेट होता है सेवरल माइक्रोकोड इंस्ट्रक्शन के अंदर, और कुछ कंप्यूटर्स के अंदर जो माइक्रोकोड होते हैं वो रोम डिवाइस के अंदर आपके स्टोर होते हैं और आप उनको मॉडिफाई या चेंज नहीं कर सकते। जो माइक्रोकोड बन गया है माइक्रोप्रोसेसर के लिए वो लास्ट तक वही रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, मैनिपुलेट कुछ नहीं कर सकते। और कुछ लार्ज कंप्यूटर्स में ये EEPROM के ऊपर स्टोर होता है और इनको रिप्लेस किया जा सकता है न्यूअर वर्जन्स के साथ, रिप्लेस किया जा सकता है, मॉडिफाई अभी भी नहीं कर सकते। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या होती है? एक कंट्रोल यूनिट अपने बाइनरी कंट्रोल वैल्यूज स्टोर है वर्ड्स में मेमोरी के अंदर, उसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। जो भी एक सिंगल वर्ड भी रहता है कंट्रोल मेमोरी में वो माइक्रो इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट रहता है उसके अंदर, हर एक वर्ड के अंदर, जो उसका एक या एक से ज़्यादा माइक्रो ऑपरेशन सिस्टम्स का स्पेसिफाई करता है। हमने देखा ना वेंडिंग मशीन में आप जो आइटम या जो टिकट सिलेक्ट कर रहे हैं आपको वही मिलेगा, उससे अदर देन कुछ नहीं मिलेगा। और माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के जितने भी सीक्वेंस रहते हैं उनके अंदर एक माइक्रो प्रोग्राम प्रेजेंट रहता है, कॉन्स्टिट्यूट्स रहता है। जो भी माइक्रो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन होता है वो सॉफ्टवेयर अप्रोच की हेल्प से ही होता है, इस तरह का सॉफ्टवेयर अप्रोच ही होता है, सॉफ्टवेयर के बेसिस पे इसको बनाते हैं। आपने ऐसा तो देखा नहीं होगा कोई अपने हाथ से उसके ऊपर लिख रहा हो, उसके अंदर कोडिंग कर रहा हो, नहीं, सॉफ्टवेयर बेसिस होता है सब कुछ। और ये आपके जो भी वेरियस यूनिट्स होते हैं सॉफ्टवेयर के उनसे डील करता है। पर माइक्रो लेवल जो होते हैं सिर्फ माइक्रो लेवल के ऊपर, और कौन कौन से होते हैं? माइक्रो ऑपरेशन, माइक्रो इंस्ट्रक्शन और माइक्रो प्रोग्राम। जो भी डिफरेंट की एलिमेंट्स यूज होते हैं इम्प्लीमेंटेशन के, कंट्रोल के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कंट्रोल यूनिट में, वो माइक्रो प्रोग्राम अप्रोच यूज़ करते हैं इस तरह से। सीक्वेंसिंग लॉजिक है, अभी कंट्रोल एड्रेस में आएगा, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, फिर कंट्रोल मेमोरी में और कंट्रोल बफर रजिस्टर में। और रीड स्टेट में अगर जाना है, सिर्फ रीड करना है इसको, कंट्रोल मेमोरी में जाके कंट्रोल बफर रजिस्टर में। कंट्रोल मेमोरी में क्या होता है? जो भी एक सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल मेमोरी में स्टोर किया जाता है उसे हम कंट्रोल स्टोर कहते हैं। कंट्रोल एड्रेस मेमोरी आपके नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो रीड किया जाना है उसका एड्रेस उसमें प्रेजेंट रहता है, और ये आपके प्रोग्राम काउंटर से सिमिलर रहता है कि प्रोग्राम काउंटर में भी जो नेक्स्ट आपका ऑपरेशन आना होता है उसकी एड्रेस प्रेजेंट उसके अंदर रहती है नेक्स्ट एड्रेस की। और सिमिलरली ये एड्रेस नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में। कंट्रोल बफर रजिस्टर क्या करता है? जब भी कोई माइक्रो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल मेमोरी से रीड किया जाता है तो उसको कंट्रोल बफर रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो कि सिमिलर है आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की तरह, और जो अपना आपको स्टोर कर देता है इंस्ट्रक्शन का आपको स्टोर कर देता है मेमोरी में। और सीक्वेंसिंग आपके कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर को लोड कर देता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस से जो रीड किया जाना है, और एक रीड कमांड कंट्रोल मेमोरी तक इशू करता है।
एडवांस डिवाइस स्टोरेज में किसी ने रेड का नाम सुना? रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। रेड के बारे में सुना है आज से पहले कभी? कभी नहीं देखा? रेड डिवाइस क्या होती है, रेड स्टोरेज क्या होता है? सिग्नल पेपर और है सिग्नल से सिग्नल पेपर और हाँ बना प्रिंट करना हाँ उसका आप किसने फाइल उसको सिग्नल एक अलग से जैसी आपकी हार्ड डिस्क होती है ना, इन सब के ऊपर हार्ड डिस्क तो देखिए, हार्ड डिस्क इंटरनल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क देखिए ना, इसको छोटे छोटे सबका तो ये भी डिस्क फॉर्म नहीं होती है, पर ये किस तरह से होती है, आपकी डिफरेंट डिस्क इंडिपेंडेंट डिस्क इसके अंदर ली जाती है और उन सब डिस्क को मल्टीपल ड्राइव यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है? सबसे पहले रेड क्या होता है आपका? रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। अब रेड अगर मुझे कॉन्फ़िगर करना है अपने सिस्टम में, तो मैं फॉर एग्जांपल 4 हार्ड ड्राइव लूँगा, 4 में से एक हार्ड ड्राइव मेरी मेन हार्ड ड्राइव रहेगी, जिसके में मेरा OS प्रोसेसर ये सब फर्दर काम करेंगे। उसके अलावा जो 3 हार्ड ड्राइव्स रहेंगी वो भी सेम डेटा मल्टीपल डिस्क में जो पहली वाली ड्राइव में था उनमें स्टोर किया जाएगा। किस लिए किया जाएगा? ताकि डेटा को प्रोटेक्ट कर सकें, कोई भी ड्राइव फेलियर होने पर, ड्राइव जल जाए, ख़राब हो जाए, कुछ टूट जाए, ड्राइव में गिर जाए, पानी लग जाए, कुछ भी किसी तरह से ख़राब हो जाए, तो बाकी जो डिस्क रहे उनके अंदर उनका एक बैकअप स्टोर रहे। इसलिए हम रेड यूज़ करते हैं। पर सारे जितने भी रेड लेवल्स होते हैं सब रिडंडेंसी प्रोवाइड नहीं करते हैं। कुछ रेड डिवाइसेस होते हैं जो ये अवेल नहीं करते हैं। अब रेड आपको कैसे वर्क करता है? मल्टीपल डिस्क प्लेस करके और सब में आप इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस अलाउ करते हैं और वो ओवरलैप कर सके बैलेंस्ड वे में। जिससे आप ओवरलैप कैसे कर सकें कि उनके ऊपर डेटा आ रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, आपस में वो उसको कोऑर्डिनेट कर सकें, यूज़ कर सकें, ताकि लैग भी ना पड़े सिस्टम पे और आपकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती रहे। क्योंकि मल्टीपल डिस्क यूज़ करने से जो आपका मीन टाइम रहता है सिस्टम का वो इंक्रीज़ हो जाता है। फेलियर और मीन टाइम जो रहता है वो आपका इंक्रीज़ हो जाता है मल्टीपल डिस्क यूज़ करने से। और डेटा मल्टीपल डिस्क में स्टोर करने से, रिडंडेंटली स्टोर करने में फॉल्ट टॉलरेंस के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। क्योंकि एक डिस्क में राइट हुआ, फिर दूसरी में होगा, फिर तीसरी में होगा, फिर नेक्स्ट में होगा, तो ऐसे मल्टीपल अगर ये प्रोसेस चलता रहेगा तो फॉल्ट टॉलरेंस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं? क्योंकि जब तक वो डेटा जितनी भी ड्राइव आपने यूज़ करी है सब में राइट नहीं हो जाएगा, बीच में कोई एरर आ जाती है, रुक जाता है, सिस्टम बंद हो जाता है, तो फॉल्ट टॉलरेंस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। रेड एरे में एक सिंगल लॉजिकल ड्राइव आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह शो करती है। रेड आपको डिस्क मिररिंग और डिस्क स्ट्राइपिंग की टेक्निक्स भी प्रोवाइड करती है, देती है। जो मिररिंग होती है, वो आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाता है सेम ड्राइव के, एक से ज़्यादा ड्राइव में जितने भी आप यूज़ कर रहे हैं रेड के अंदर। स्ट्रिपिंग पार्टीशन करने से जितनी भी ड्राइव स्टोरेज स्पेस रहता है हर ड्राइव का,
वो 512 बिट से सेवरल मेगाबाइट्स में रेंज करता है। इतने मतलब 512 बिट से बाइट से लेके कुछ सेवरल मेगाबाइट्स तक वो एक रेंज, सेक्टर की रेंज क्रिएट हो जाती है पार्टीशन की, स्ट्रिपिंग पार्टीशन की ड्राइव में। जितने भी ये पार्टीशन होते हैं, स्ट्राइप्स होते हैं जिसके, उन सबको इंटरलीव और एड्रेस किया जाता है ऑर्डर में। इंटरलीव नहीं, अरेंज किया जाता है ऑर्डर में। और जो सिंगल यूजर सिस्टम होते हैं जिसमें लार्ज रिकॉर्ड जैसे आपका मेडिकल लाइन में या साइंटिफिक इमेजेस अगर स्टोर कर रहे हैं, तो जो स्टेप्स आपके होंगे वो स्मॉल साइज़ के होंगे, 512 बाइट या उससे कम, ताकि एक सिंगल रिकॉर्ड स्पैन आप डिस्क में स्टोर कर सकें, एक्सेस कर सकें और उसको ईजीली सेम डिस्क में रीड भी कर सकें। मल्टी यूज़र सिस्टम में बेटर परफॉर्मेंस चाहिए होती है, तो आपका स्ट्राइप जो रहता है वो वाइड होता है, ज़्यादा रहता है उसका रिकॉर्ड 512 बाइट से ज़्यादा, ताकि वो आपकी टिपिकल मैक्सिमम साइज रिकॉर्ड को होल्ड कर सके। इससे जो आपके डिस्क होती हैं, जितनी भी ड्राइव्स, ड्राइव, उनमें ओवरलैप अलाउ रहता है, वो जो डेटा उसके अंदर ओवरलैप डिस्क में होता रहता है। डिस्क मिररिंग और डिस्क स्ट्रिपिंग आपके रेड एरे में कंबाइंड रहती है, और मिररिंग और स्ट्रिपिंग दोनों एक साथ रेड 1 और रेड 10 के अंदर यूज होती है। रेड डिवाइस क्लियर है? रेड के बारे में ये सब क्लियर है? क्या रेड कंट्रोलर देखते हैं। रेड कंट्रोलर को हम यूज कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और फिजिकल ड्राइव्स के बीच में जो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन रहता है, मतलब किस तरह से वो ऑपरेटिंग सिस्टम और फिजिकल ड्राइव आपस में कौन से लेवल पे किस तरह को यूज़ कर पाएँ, तो रेड कंट्रोलर वहाँ पे काम आता है। आपकी फर्स्ट डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी फिजिकल ड्राइव प्रेजेंट है, तो आपस में रेड कंट्रोलर डिसाइड करता है कि ये फर्स्ट डिस्क को हमें एक्सेस करना है, इसके अंदर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, बाकी में बैकअप इस तरह बनेगा, वो रेड कंट्रोलर परफॉर्म करता है। जितनी भी आपकी डिस्क और लॉजिकल यूनिट्स प्रेजेंट होती है ग्रुप्स में कह लें या अलग अलग डिफ्रेंशिएट कह लें, ये सारा काम रेड कंट्रोलर परफॉर्म करता है। रेड कंट्रोलर यूज़ करने से आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है, और जो आपका डेटा है वो प्रोटेक्टेड रहता है क्रैश के केस में। देखते ना कभी एकदम से लाइट चली जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो आपका डेटा क्रैश हो जाता है। तो रेड कंट्रोलर अगर यूज़ करते हैं तो आपका डेटा क्रैश के केस में भी प्रोटेक्टेड रहता है। रेड कंट्रोलर को आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड एरे दोनों में यूज़ कर सकते हैं। हार्डवेयर बेस्ड रेड प्रोडक्ट में एक फिजिकल कंट्रोलर आता है जो आपके एरेज को मैनेज करता है। जो पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट यानी PCI एक्सप्रेस कार्ड में जो आपका कंट्रोलर रहता है, उसको आप सपोर्ट ड्राइव फॉर्मेट्स में जैसे कि SATA और SCSI फॉर्म में डिज़ाइन कर सकते हैं। एक फिजिकल रेड कंट्रोलर को भी आप मदरबोर्ड पे अटैच कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर बेस्ड रेड होते हैं वहाँ पे उनका कंट्रोलर रिसोर्सेज को कंट्रोल करने में काम आता है हार्डवेयर सिस्टम के, और इसका फंक्शनिंग भी बिल्कुल आपके हार्डवेयर बेस्ड रेड कंट्रोलर की तरह रहता है। जो आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड रेड कंट्रोलर होता है वो आपको इतनी परफॉर्मेंस बूस्ट नहीं कर सकता है एज़ कम्पेयर टू हार्डवेयर बेस्ड रेड कंट्रोलर,
ये हार्डवेयर आपको एक फिजिकल डिवाइस दिख रहा है, पर सॉफ्टवेयर बेस्ड आपको वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर है तो वो खुद भी एक प्रोसेस खुद की स्टार्ट करेगा। तो उस तरह से इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी लैग करती है हार्डवेयर बेस्ड रेट कंट्रोलर के कंपैरिजन में। अगर सॉफ्टवेयर बेस्ड रेट कंट्रोलर आपके सिस्टम के साथ कंपैटिबल नहीं है इम्प्लीमेंट करने के, और हार्डवेयर बेस्ड रेट कंट्रोलर महंगे आते हैं, उनका फर्मवेयर ड्राइव बेस सब कॉस्टली रहता है, तो आप कंट्रोलर ना यूज़ करें तो रेट भी एक इम्प्लीमेंटेशन ऑप्शन आपके पास प्रेजेंट रहता है। एक फर्मवेयर बेस्ड रेट कंट्रोलर चिप आपके मदरबोर्ड पे लोकेटेड रहती है, और जितने भी परफॉर्मेंस आपकी सीपीयू से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं ये सारे सॉफ्टवेयर बेस्ड रेट कंट्रोलर की जैसे सिमिलरली काम करता है। फर्मवेयर रहता है रेट सिस्टम, इसको तभी सिर्फ बिगिनिंग में ही बूटअप प्रोसेस के टाइम ही इम्प्लीमेंट की जा सकती है। एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपका लोड कर दिया, लोड होने के बाद कंट्रोलर ड्राइवर आपके रेट की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है, स्टार्ट हो जाता है। और फर्मवेयर रेट कंट्रोलर ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता हार्डवेयर ऑप्शन के कंपैरिजन में, क्योंकि हार्डवेयर कंट्रोलर बहुत कॉस्टली रहता है, पर आपके सीपीयू के ऊपर ये बहुत इफ़ेक्ट डालता है, स्ट्रेन डालता है प्रोसेसेस का परफॉर्मेंस का। फर्मवेयर बेस्ड रेट कंट्रोलर, इसको हम हार्डवेयर असिस्टेड सॉफ्टवेयर रेट भी कहते हैं, हाइब्रिड मॉडल रेट भी कहते हैं, और फेक रेट भी कहते हैं।